सभी 542 लोकसभा सीटों के लिए मतगणना मंगलवार की सुबह 8 बजे शुरू हो चुकी है। बता दें कि सूरत लोकसभा सीट बीजेपी पहले ही निर्विरोध जीत चुकी है और सबसे पहले पोस्टल मतपत्रों की गिनती शुरू हुई और उसके आधे घंटे बाद ईवीएम में पड़े मतों को गिना जाएगा। बता दें, अगर किसी केंद्र पर बैलेट पेपर नहीं है तो सीधे ईवीएम के मतों की गिनती शुरू हो जाएगी। ऐसे में नतीजों से पहले जानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़ी अब तक की सबसे अहम बातें क्या रही हैं, जो कि काफी ज्यादा चर्चा में रही। पटना साहिब लोकसभा सीट पर रविशंकर प्रसाद और अंशुल अभिजीत आमने सामने हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि 19 अप्रैल से 1 जून तक चले 7 चरणों के मतदान के दौरान देश में 96 करोड़ 8 लाख पंजीकृत मतदाताओं में से 64 करोड़ 2 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग यहाँ पर किया है। राजीव कुमार ने ये कहा है कि इस पूरी प्रक्रिया में 1 करोड़ 5 लाख चुनावी कर्मी और सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे, तो वहीं 68,000 निगरानी टीमें यहाँ पर बनाई गई थी। 7 चरणों में यहाँ पर मतदान हुआ था। जी हाँ, कई नए ट्रेंड सामने आए। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को पूरा हो रहा है और इससे पहले 7 चरणों में कुछ इस तरह चुनाव कराए गए, यानी कि पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर, दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 सीटों पर, तीसरे चरण में 12 राज्यों की 94 सीटों पर, वहीं चौथे चरण में 10 राज्यों की 96 सीटों पर, पांचवें चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों पर और छठवें चरण में 7 राज्यों की 58 सीटों पर और सातवें चरण यानी कि अंतिम चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों पर चुनाव हुए। इस दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल ही वो 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर पूरे 7 चरणों में चुनाव हुए हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार के चुनाव में कई नए ट्रेंड देखने को मिले, जैसे कि इन चुनावों में महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिली। 5वें और 6वें चरणों में महिला मतदाताओं की भागीदारी का प्रतिशत पुरुषों से काफी अधिक रहा। इतिहास में पहली बार होम वोटिंग सुविधा शुरू की गई, जिसमें 85 साल से अधिक उम्र के लोगों ने और 40% बेंचमार्क वाले शारीरिक रूप से अक्षम लोगों ने अपने घरों पर वोट देने का विकल्प चुना। आयोग के मुताबिक इस बार जम्मू कश्मीर में लोग रिकॉर्ड स्तर पर वोटिंग के लिए निकले। जम्मू कश्मीर में 58.55% मतदान हुआ, तो वहीं पिछले 35 सालों में सबसे अधिक भागीदारी इस बार मानी जा रही है। आयोग के मुताबिक कश्मीर घाटी में 51.5% मतदाता भागीदारी दर्ज हुई, जो कि घाटी के 3 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में पिछले चुनावों की तुलना में 30 पॉइंट से अधिक की बढ़ोतरी है। इस बार के चुनाव में कोई एक शब्द जो खूब सुनाई देता था वो है मंगलसूत्र। इसकी शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी रैली में की और उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो का हवाला देते हुए ये कहा कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो महिलाओं का मंगलसूत्र तक बेच नहीं देगी। पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम लेकर यह भी कहा था कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब मनमोहन सिंह ने यह कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। कांग्रेस ने इन दावों को सिरे से खारिज किया और ये कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान को बांटने की राजनीति यहां पर कर रहे हैं। वहीं अब इसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा ने 2 बार ऐसे बयान दिए जिस पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेर लिया। एक इंटरव्यू में सैम पित्रोदा ने भारत की विविधता पर बोलते हुए ये कहा कि हम भारत जैसे विविधता से भरे देश को एकजुट रख सकते हैं और जहां पर पूर्व में रहने वाले लोग चाइनीज जैसे दिखते हैं, पश्चिम में रहने वाले अरब जैसे दिखते हैं, उत्तर में रहने वाले मेरे ख्याल से गोरे लोगों की तरह दिखते हैं, वहीं दक्षिण में रहने वाले अफ्रीकी जैसे लगते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, हम सब भाई बहन हैं। बीजेपी ने उनके इस बयान को नस्लीय टिप्पणी बताया और कांग्रेस को जमकर घेरा। वहीं कांग्रेस ने भी सैम पित्रोदा के बयान से किनारा कर लिया था। सैम पित्रोदा का एक और बयान चर्चा में आया जब उन्होंने यहां पर इनहेरिटेंस टैक्स का जिक्र छेड़ते हुए ये कहा कि इस बार भारत में भी चर्चा होनी चाहिए। तो वहीं बीजेपी ने इस मुद्दे पर यह कहा कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी की जमा पूंजी और संपत्ति का बंटवारा करना चाहती है। विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग पर भी कई बार निशाना साधा। विपक्षी दल लगातार चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन मामला तब ज्यादा बढ़ गया जब चुनाव आयोग पर आरोप लगे कि वह वोटिंग संबंधी आंकड़ों को देरी से जारी कर रहा है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। चुनाव आयोग पर विपक्ष ने तब भी सवाल उठाए जब पीएम मोदी के घुसपैठिए और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले जैसे जुल्मों का इस्तेमाल किया गया। वहीं चुनाव आयोग ने इस मामले में पीएम मोदी की जगह भाजपा अध्यक्ष को नोटिस जारी कर दिया था। कर्नाटक की हासन सीट से जेडीएस सांसद और प्रत्याशी प्रज्वल रेवन्ना विवादों में रहे। बता दें कि जेडीएस कर्नाटक में बीजेपी की सहयोगी है। प्रज्वल रेवन्ना पर यौन उत्पीड़न और
सैकड़ों सेक्स वीडियो रिकॉर्ड करने का आरोप भी लगाया गया। कई वीडियो वायरल होने के बाद विवाद यहां पर खड़ा हो गया। हासन सीट पर मतदान के बाद प्रज्वल रेवन्ना विदेश चले गए थे। वहीं विपक्ष ने इसे लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। हाल ही में जब प्रज्वल रेवन्ना देश लौटे तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल शुरुआत से ही नजर नहीं आए। इसकी वजह ये रही कि उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था और वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे। हालांकि उनकी जगह उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल पूरी तरह सक्रिय नजर आई, लेकिन चुनाव में नया मोड़ तब आया जब 3 दौरे का चुनाव पूरा होने के बाद 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 21 दिन की अंतरिम जमानत दे दी। केजरीवाल को इस दौरान चुनाव प्रचार करने की इजाजत मिल गई। वहीं केजरीवाल ने जेल से निकलते ही भाजपा को घेरा और इंडिया गठबंधन की जीत के दावे किए। उन्होंने ये कहा कि अगर बीजेपी दोबारा सत्ता में आई तो मोदी 2 महीने में योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा देंगे। और उसके साथ ही उन्होंने मोदी की उम्र का मामला भी बताया। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा के जीतने पर मोदी संन्यास ले लेंगे और अमित शाह उनकी जगह देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। भाजपा ने इन दोनों दावों को केजरीवाल के ख्याली पुलाव बताया है। चुनाव के बीच ही राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव का एक ऐसा वीडियो भी सुर्खियों में रहा, जहां पर इस वीडियो में तेजस्वी यादव मछली खाते हुए दिख रहे थे। वो हेलीकॉप्टर में विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के साथ थे। विवाद की वजह इस वीडियो की टाइमिंग थी, क्योंकि जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट हुआ था उस दिन नवरात्रि का मौका था। बीजेपी ने यह कहा कि तेजस्वी यादव हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने के लिए नवरात्रि में मछली खा रहे हैं। वहीं तेजस्वी ने अपनी सफाई में यह कहा था कि ये वीडियो नवरात्रि से पहले कहा है और बाद में इसे पोस्ट किया गया है। बिहार से ही एक और वीडियो की खूब जमकर चर्चा हुई थी और ये वीडियो पटना में प्रधानमंत्री मोदी के एक रोड शो का था, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख नीतीश कुमार भी मौजूद थे। लेकिन इस रोड शो में वे नीतीश कुमार अपनी पार्टी का सिंबल और तीर कमान पकड़ने की जगह बीजेपी का सिंबल और कमल का फूल पकड़ते हुए दिखाए गए। इसके बाद विपक्षी दलों ने नीतीश कुमार पर जमकर तंज कसा। चुनाव के दौरान गर्मी भी एक बड़ा मुद्दा बनी रही। खासकर उत्तर भारत में पड़ी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने चुनाव पर भी असर डाला। कई जगह कम वोटिंग परसेंट के पीछे गर्मी को ही वजह बताया गया है। इसके साथ ही कुछ जगहों से मतदान कर्मियों की मौत की खबरों ने भी चुनावी समर में हलचल पैदा कर दी थी। वहीं यहाँ पर कई नेताओं ने इस सीजन में चुनाव करवाने की आलोचना भी की। सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने भी कहा कि 2029 में अगला लोकसभा चुनाव अप्रैल के अंत तक खत्म हो जाएगा, क्योंकि देश भर के कई राज्यों में तीव्र गर्मी के कारण मतदान में कमी आई है। 7वें चरण के मतदान पूरे होने के साथ ही अलग अलग पक्षों से जीत के दावे भी किए जा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह कहा है कि बीजेपी 370 सीटें जीतेगी और एनडीए गठबंधन को 400 सीटें जरूर मिलेंगी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह दावा किया है कि इंडिया गठबंधन 295 से अधिक सीटों पर जीत हासिल करने वाली है। और इसी बीच अलग अलग न्यूज चैनल और एजेंसियों के एग्जिट पोल में एनडीए गठबंधन की सरकार बनने का अनुमान यहां पर जताया जा रहा है। आपको बताते हैं, जो एग्जिट पोल आए हैं उसके बाद से तो कल ही ये कयास लगाए जाने लगे थे कि बीजेपी जीत चुकी है और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन पीछे रह चुकी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि नतीजे आने के बाद ये तय हो पाता है या नहीं कि एनडीए यानी कि बीजेपी इस बार 400 से अधिक सीटें हासिल कर पाएगी या फिर नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है। तो आप बताइए कि क्या आज सच में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर यूं कहें कि बीजेपी 400 पार कर यहाँ पर हैट्रिक लगाने वाली है या फिर नहीं। तो अपना जो भी विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए।